सिकंदर आजम, जिसे सिकंदर सोम मकदूनी या अलेक्जेंड्रोस भी कहा जाता है। सिकंदर को मालूम था कि वो पोरस का मुकाबला इस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह उसने दारा का मुकाबला किया था। राजा पोर्स की बहादुरी के किस्से उसने सुन रखे थे, लेकिन सिकंदर तो बड़े सुपरसलारों और जनरलों से दो दो हाथ कर चुका था। सिकंदर मैदान जंग में पोर्स की बहादुरी से तो पहले ही मुतासिर था, अब उसकी गुफ्तगू ने भी उसे कम मुतासिर नहीं किया और बहादुरों को मौत की घाट उतार देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी के बारे में उन्हें जेहलम के मैदान जंग में तजर्बा हुआ, जिससे उनके दिल खौफ से भर गए। अजहर हसनी यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुशामदीद। सिकंदर आजम, जिसे सिकंदर सोम मकदूनी या अलेक्जेंड्रोस भी कहा जाता है, कदीम यूनानी सल्तनत मकदूनिया का बादशाह था। वो 20 साल की उम्र में 336 कबल मसीह में अपने वालिद फिलिप दोम के बाद तख्त नशीन हुआ और उसने अपने दौरे हुकूमत के ज़्यादातर साल मगरबी एशिया, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों और मिस्र में एक तवील फौजी मुहिम चलाते हुए गुजारे। 30 साल की उम्र तक उसने तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बनाई थी, जो यूनान से शुमाल मगरब हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। वो जंग में नाकाबिले शिकस्त रहा और उसे वसी पैमाने पर तारीख के सबसे बड़े और कामयाब फौजी कमांडरों में से एक समझा जाता है। ये बात है तब की जब सिकंदर आजम ईरान की फतह के बाद बहुत से लोगों ने सिकंदर को मशवरा दिया कि उसने बहुत सी फतवात हासिल कर ली, अब वो वापसी की राह ले, लेकिन इस पर तो दुनिया की फतह का भूत सवार था। इसने कहा कि वो इस वक्त तक वापस नहीं जाएगा जब तक हिंदुस्तान को फतह न कर ले। ये 327 कबल मसीह की बात है, जब उसने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की। उस वक्त उसकी फौज में 1,20,000 प्यादे और 15,000 सवार शामिल थे। काबुल पहुंचकर उसने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को बराह रास्त दरिया सिंध की तरफ रवाना किया गया और दूसरा हिस्सा खुद सिकंदर की क़यादत में शुमाल की तरफ से आगे बढ़ा। यहाँ इसने एक ऐसा किला फतह किया जिसके बारे में मशहूर था कि रोम का बादशाह हरकल भी इसे फतह न कर पाया था। कोहे मूर के करीब नेसा के मकाम पर दोनों फौजें आपस में मिल गईं और उन्होंने अटक के मकाम पर दरिया सिंध को अबूर किया। इसके बाद दरिया जेहलम के करीब इसका सामना हिंदुस्तानी राजा पोरस से हुआ। सिकंदर को मालूम था कि वो पोरस का मुकाबला इस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह उसने दारा का मुकाबला किया था, यानी वो सामने से हमला नहीं कर सकता। राजा पोर्स की बहादुरी के किस्से उसने सुन रखे थे, तब उसने एक जंगी चाल चली। उसने एक जर्नैल की क़यादत में अपनी फौज का कुछ हिस्सा पोर्स के सामने कर दिया और बाकी फौज लेकर एक और मकाम की तरफ चल पड़ा। इससे पोर्स यही ख्याल करता कि मकदूनवी फौज की वही मुट्ठी भर सिपाही हैं जो उसके सामने हैं, लेकिन इसकी बेखबरी का फायदा उठाकर सिकंदर एक तरफ से हमला कर देता है। लड़ाई शुरू हो गई। पोर्स को सिकंदर की मौजूदगी का उस वक्त तक इल्म न हुआ जब तक वो दरिया पार नहीं कर चुका था। तब उसने फौरन अपने बेटे की कमान में एक दस्ता सिकंदर की तरफ भेजा, लेकिन सिकंदर तो बड़े सुपरसलारों और जनरलों से दो दो हाथ कर चुका था। ये नौजवान इसका क्या बिगाड़ सकता था। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि पोर्स का बेटा मारा गया और अब सिकंदर के सामने मैदान बिल्कुल साफ हो गया। उसने इसी वक्त पोर्स की फौज पर हल्ला बोल दिया। ईरानियों के बरक्स पोर्स बहुत बहादुरी से लड़ा। इसके लश्कर में 180 हाथी भी शामिल थे। इन्हीं में से मकदूनवी फौज को ज्यादा खतरा था, क्योंकि हाथियों को देखकर घोड़े हैबत ज़दा हो जाते हैं और अपने मालिक का भी कहा नहीं मानते। इस मुसीबत का इलाज सिकंदर ने यूं किया कि जूं ही हाथी हमलावर हुए, उसने अपने सवारों को दो कतारों में बांट दिया, एक हाथियों के बाएं और दूसरी दाएं तरफ। ये सवार हाथियों को धकेलते हुए एक तंग सी घाटी में ले आए। यहाँ आकर हाथी बतक गए और खुद अपने फौज के लिए मुसीबत बन गए। इस मार्के में पोर्स के 20,000 आदमी और 100 हाथी मारे गए, लेकिन इस सब के बावजूद पोर्स ने हिम्मत न हारी और मुसलसल लड़ता रहा। उसने उस वक्त तक हार न मानी जब तक उसका जिस्म जख्मों से चूर होकर बिल्कुल निढाल नहीं हो गया। पोर्स को गिरफ्तार करके उसी रोज सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर की आदत थी कि दुश्मन का जो भी आदमी गिरफ्तार होकर आता उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका जरूर देता था। उसने पोर्स से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोर्स ने जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर मैदान जंग में पोर्स की बहादुरी से तो पहले ही मुतासिर
था। अब उसकी गुफ्तगू ने भी उसे कम मुतासिर नहीं किया और बहादुरों को मौत की घाट उतार देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पोर्ट्स को माफ कर दिया और उसका तमाम इलाका भी वापस कर दिया। उसके जवाब में राजा भी उसका दोस्त बन गया। सिकंदर को हिंदुस्तान के अंदर तक जाने और उसके जायबाद देखने का बेहद शौक था। इसका यही शौक और तजस्सुस था जिसने उसे यहाँ आने पर मजबूर किया था, वरना ईरानी सल्तनत पर कब्जा क्या कम था कि वो और की लालच करता। सच बात तो ये थी कि पिछले कई बरसों की मुसलसल मुशक्कत ने उन्हें सख्त थका दिया था और अब इनमें मजीद मुहम्मद सर करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी। इससे कबल वो जिन ममालिक और रियासतों पर कब्जा कर चुके थे उनकी फौज बासानी हार मान गई थी, मगर हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी के बारे में उन्हें झेलम के मैदान जंग में तजर्बा हुआ जिससे उनके दिल खौफ से भर गए। फिर इसी तरह फतह मुल्तान की तरफ सिकंदर चल पड़ा। सिकंदर ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, उन्हें दौलत का लालच दिया, जरखेज जमीनों पर कब्जे की उम्मीद भी दिलाई। ये फौज मुल्तान की तरफ बढ़ी। यहाँ मलूई कौम आबाद थी जिनकी शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें दूर दूर तक फैली हुई थी। जब सिकंदरी फौज मुल्तान पर हमला आवर हुई तो उस कौम ने डट कर मुकाबला किया। इस मुहिम के दौरान में सिकंदर की कमर में एक तीर लगा जो रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गया। हुक्मा की कोशिशों के बावजूद ये तीर न निकल सका। इस पर उन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया। सिकंदर जंग जारी रख सके, ताहम कुछ दिनों बाद मुल्तान फतह हो गया। यहाँ यूनानी फौज ने अपने बादशाह के जख्मी होने का भयानक इंतकाम लिया। ये शहर में किसी को जिंदा न छोड़ा। यूं सिकंदर ने मुल्तान को भी फतह कर लिया। फतह मुल्तान के बाद सिकंदर की फौज आगे बढ़ने से मुकम्मल इनकार कर चुकी थी। सिकंदर की तकरीर बेअसर हो गई। उन्होंने वापसी का नारा लगाया कि मुअर्रिखीन इसकी दो वजूहात बयान करते हैं। पहली वजह यह थी कि हर सिपाही दौलत से भरे हुए ऊँटों का मालिक बन चुका था। अब वो इस दौलत से अयाशी की जिंदगी गुजारना चाहते थे। वो मैदान की मुसीबतों और कत्ल और गारत से बचना चाहते थे। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि सिकंदर के जासूसों ने इतला दी थी कि दरिया ब्यास के किनारे आबाद कबाइल की ताकत और जंग जो सिपाही असला से लेस होकर जंग के लिए मुस्तैद हैं। ये खबर सुनकर सिकंदर की फौज बददिल हो गई थी। उन्हें पोर्ट्स और मुल्तान की जंगजुओं ने हिला के रख दिया था, इसलिए वो वतन वापसी का सोचने लगे। सिकंदर ने इंतहाई समझबूझ का सबूत देते हुए वही किया जो उसके सिपाही चाहते थे। हिंदुस्तान को फतह करने की अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो इनकी बात मान गए और यहीं से उसने वापसी का फैसला किया। लेकिन इस अजीम सिपहसालार की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो चाहता तो यही था कि अपने सर पर आधी दुनिया की फतह का ताज सजाए, अपने आबाई शहर मकदूनिया में दाखिल हो, लेकिन अभी वो बाबुल ही में था कि ऐसा बीमार हुआ कि दोबारा सेहतयाब ना हो सका और वहीं उसने मौत को गले लगाया।